भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि माफ कीजिएगा, लेकिन आज हमें यहाँ आने में 15 मिनट देर हुई। वो क्यों हुई, इसका कारण मैं अदालत के सामने बताना चाहता हूँ। जज साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन इसे 15 मिनट की देरी हुई, आधा घंटा की देरी हुई या 1 घंटे की देरी हुई, ये सारी बातें अतीत में हैं। अब बहस हो चुकी है। फैसले के वक्त इसका ये सब बोलने का क्या मतलब जज साहब? हाँ, मतलब होगा, और इतना मतलब होगा कि केस की पूरी दिशा बदल जाएगी। साहब, इन्हें बोलने दीजिए ना। जज साहब, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई भी कुछ भी बीच में कैसे बोल सकता है। जज साहब, मेरे बेटे को बोलने का मौका तो दीजिए। राम जी, अरे तुम्हारा बेटा जज साहब से बड़ा है क्या? हाँ, कि जो भी बकवास जब चाहेगा तब बोलेगा। ए हितेश, तुम तो चुप ही रहो, समझे? नहीं जज साहब, भीम को तो एक बार मौका मिलना चाहिए बोलने का। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए। कहो भीमराव, तुम्हें क्या कहना है? धन्यवाद सर। दरअसल मैं, बाला भैया और वकील साहब तांगे से यहाँ आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में लोगों ने पंचायत लगाकर झगड़े सुलझाना चालू कर दिया। बहुत कहने के बाद भी वो लोग रास्ते से नहीं हटे, तो हमें घूम कर आना पड़ा। इसलिए यहाँ पहुंचने में 15 मिनट देर हो गई। अरे लेकिन इससे क्या साबित होता है? 15 मिनट की देरी हो, आधे घंटे की देरी हो या 1 घंटा देर से आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भीमराव। ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत भीमराव से सवाल करेगी, तुम नहीं। लेकिन इस घटना का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है। सड़क को पंचायत घर बनाने से एक व्यक्ति के 15 मिनट बर्बाद हो गए। तो सोचिए ना सर, कॉलेज को अदालत बनाने से क्या यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर, पढ़ाने वाले अध्यापकों के ऊपर उसका असर नहीं होगा? सड़क रुकने से इतनी दिक्कत होती है, कॉलेज रुकने से कुछ परेशानी नहीं होगी? भीमराव, तुमने बहुत सही बात कही है। और सर, सच कहूं तो इस कॉलेज में मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करता हूं कि मुझे आगे जाकर नौकरी करनी है। पढ़ाई मेरे लिए एक साधना के समान है, जिसके पूर्ण होते ही मैं अपनी जात की बेड़ियां, बड़े लोगों के रूखे व्यवहार की कड़वाहट, सब कुछ तोड़ना चाहता हूं। और किसी की पवित्र साधना खंडित नहीं की जानी चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अंग्रेजी अधिकारी साहब उनकी जांच कायम रखें, क्योंकि हम तो गरीब, दबे कुचले लोग हैं सर, छोटे लोग हैं। हमारे पास कुछ कर दिखाने का एक ही रास्ता होता है, और वो है अपने काम को साधना की तरह देखना। बाकी लोग, समाज तो साथ नहीं देता है। बस यही उम्मीद है कि अदालत साथ देगी। आपको कुछ कहना है?
अदालत में मुवक्किल के लिए उसका वकील भरोसा होता है। ये अंग्रेजी अधिकारी साहब आपके भरोसे पर यहाँ आकर बैठे हैं, इनका भरोसा मत तोड़िए सर। आज मुझे अपना शिष्य नहीं, बस एक विपक्षी समझिए और लड़िए केस। नहीं सर, मुझे और कुछ नहीं कहना। भीमराव ने बहुत मजबूत तर्क दिए हैं और अच्छी बात तो यह है कि सब दिल से कहा और दिल से कही बातें सही होती है। मैं बस एक छोटी सी बात भीमराव से कहना चाहूंगा। अदालत के सामने वो जिम्मेदारी ले। कॉलेज शुरू होने से अगर कोई उपद्रव होता है, कोई घायल होता है, किसी की जान जाती है, तो उसका उत्तरदायी भीमराव होगा। लिखित में अदालत को आश्वासन दे दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर, मैं लिखित में आश्वासन कैसे दे सकता हूँ? इतने सारे लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अकेला कैसे ले सकता हूँ? ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन तय करेगा कि कॉलेज शुरू होने के बाद सब कुछ कैसे संभाला जाए। प्रशासन ही तय कर रहा है, तुम बाधा बन रहे हो भीमराव। साहब, प्रशासन कानून से चलता है। कानून में सख्ती, कठोरता होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत भावनाएं। भीम की बातें भावनात्मक धरातल पे सही है, पर हम जिस जमीन पे खड़े हैं वो कानून की है। That's all, Your Honor. तमाम जिरह के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह कॉलेज तब तक नहीं खुलेगा जब तक प्रशासन इसकी पूरी छानबीन नहीं कर लेता। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको भी। भीमराव, बैरिस्टर एक दुधारी तलवार की तरह होता है। वो जिसके पक्ष में खड़ा होता है, तर्क भी उसी तरह बनाता है और फिर उसी तर्क को सच साबित करने की भरसक कोशिश करता है। मुझे पहले बताया होता तो संभव था तर्क तुम्हारे पक्ष में बनाता। कोई बात नहीं सर, जीत की बहुत बहुत बधाई। केस तो मैं हार ही गया हूं, बस इतना जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में सही क्या है। सच कहूं तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है वही सही है, पर मुझे इस बात का दुख है कि तुम हार गए। मैं हार गया ये तो अलग पक्ष है सर, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत है। अब मैं आपके इस बात से भी असहमत हूं।
भीम बेटा, अपनी हार के कारण वकील साहब से ऐसे बात मत करो। हार की तो बात ही नहीं है बाबा, बस मुझे जो सही लग रहा है वो मैं सर से कह रहा हूं। मत विभिन्न हो सकते हैं, ये तुम्हारा अपना मत है। भीमराव हार गया। अम्मा सुना, भीमराव हार गया। अरे डलिया अम्मा रुको, ये तो बताओ कि कैसा लग रहा है अब? आखिरकार भीमराव हार गया ना। अरे हारना तो तय था। अब कानून प्रशासन सब जगह टांग अड़ाएगा। इतनी औकात है क्या इस भीम की? बिल्कुल नहीं। आप सबके लिए शायद सिर्फ भीम हारा होगा, लेकिन मेरे लिए तो भीम के बाबा, भीम की बुआ और उसकी पत्नी रमा सबके सब हारे। और ये हार बहुत जरूरी थी उनके लिए। इस घर में बहुत अकड़ बढ़ गई थी सबकी। अब अकड़ टूट गई तो सब ढंग से रहेंगे। अब इस भीम के हारने की खुशी में आज शाम को एक जश्न करते हैं। हाँ, और ये जश्न धूमधाम से होना चाहिए। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। और वो जश्न हम करवाएंगे। काम करो, हम ऊंची जात वालों के जश्न की व्यवस्था यहाँ यही करना है। और सुनो, व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि आज रात को तुम्हारी चाल में मुख्य अतिथि के रूप में वो अंग्रेजी अधिकारी आ रहे हैं। आगे भीमराव, कैसा लग रहा है? हाँ? कैसा लग रहा है हार का स्वाद भीमराव? बोलो। कहा है ना तुमसे कि मत भूला करो अपनी जात, अपनी औकात। हम ऊंची जात के लोगों से टकराएगा तो मुंह के बल ही गिरेगा भीमराव, समझ ले ये बात। तुम सब जश्न की तैयारियां करो, शाम को हम सब यहीं आएंगे, ठीक है? चलो। भैया, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो? जाने दो ना,
जो हो गया सो हो गया। मेरा कोर्ट जब फैसला सुना रहा था तब मैं भीम का चेहरा देख रहा था। भीम और हार दोनों को छोड़कर ना तो मैं सुन सकता हूं नहीं सोच पाता हूं। लेकिन आज वो हार गया। अगर वो क्रिकेट के मैच में हार जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। क्रिकेट क्या, किसी भी खेल में हार जाता तो मुझे दुख नहीं होता। लेकिन पढ़ाई के लिए हारते हुए देखकर मुझे जरूर दुख हुआ है। भैया, हम दोनों भीम के संघर्ष के साक्षी हैं। बचपन से भीम संघर्ष कर रहा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है? और लड़ाई में तो हार जीत होती रहती है ना। आप भीम से कुछ मत कहिए। आप समझ जाइए और उसे भी समझा दीजिए। मेरा भीम की हार सामान्य हार नहीं है। एक पढ़ाई करने वाले लड़के की हार पर पूरा मोहल्ला, ऊंची जाति के सभी लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और इस बात को भीम को समझना होगा। कम से कम इतना तो समझना होगा कि उसकी हार के क्या मायने हैं। और मैं उसे समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। भैया, मेरा उसे कुछ मत कहिए, वो खुद इतना परेशान है। भीम, भैया जाने दीजिए। भीम, भैया, भीम, क्या हुआ बाबा? चल मेरे साथ, चल तो सही। भैया, भैया, देखो देखो, अब राम जी अपने बेटे को प्रवचन देगा, बड़ी बड़ी बातें कहेगा और ऐसे समझाएगा जिससे लगेगा आज ये भीमराव को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना करके ही रहेगा। और इसका बेटा भीमराव वैसा बनेगा। सही है। क्या है, ये सब जुमले तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन यूं इनके लिए ये बातें नहीं है। सर, you will enjoy this. Really? Yeah. राम जी, स्टार्ट। गवार, शुरू हो जाओ। राम जी, सोच क्या रहा है? हाँ, समझा अपने इस समझदार बेटे को? बेटा, व्यक्ति अक्सर अपने जीत के साथ रहता है और अपनी हार से भागता है। तुम ही याद कर लो, जब जब तुम्हारी जीत हुई तुम यहां सबके साथ थे, चाल में सबके साथ खाना खाया, खुशियां मनाई। जो जो तुम्हारे विरोध में थे वो तुम्हारे सामने खड़े थे। और आज तुम हार गए तो तुम कमरे में जाकर बंद हो गए। ये कभी मत करना।
देखो भीम, ये भी याद रखना कि अपनी जीत के बाद, अपने हार के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, कैसी होती है। इससे प्रेरणा मिलती है आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। कई बार आत्मबल मिलता है। देखो, इन सब की आंखों में तुम्हारी हार का जश्न देखो। तो तुम्हारी हार का दुख कम होगा।